Number of revolutions electron make around the nucleus in 1 second. Mathematically, frequency is the reciprocal of time period of revolution. Mathematically, frequency is reciprocal of time period of revolution. ये स्टेप सबको क्लियर है? 2 पाई r by v in frequencies. Means v upon 2 pi r. The speed is 2 pi kz e square by nh. अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आएगा? Two pi gets cancelled. kz e square upon nhr. So आपको अगेन इसमें भी सिर्फ ये याद रखना है, बाकी सब तो कांस्टेंट है. फॉर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, मतलब ZB1 और NB1, frequency comes out to be so एक ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, अगर ये भूल भी जाए तो भी. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, इसका बहुत रेयर कभी यूज होगा. In frequency 6.5 into 10 raised to by 15 hertz. क्लियर है सबको कैसे किया है? अब कल हमने जब एनर्जी निकाली थी रदरफोर्ड्स मॉडल के बाद, तो हमने रिलेशन क्या लिखा था काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी में? टोटल एनर्जी इज माइनस काइनेटिक एनर्जी हाफ पोटेंशियल एनर्जी. हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. रिलेशन आज भी वही आएगा, ऑलमोस्ट वैसे ही आएगा, बट रेडियस में अब रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे. रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कल क्या निकाला था? n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर z e स्क्वायर m. सो वो r की वैल्यू पुट करनी है बस हमने. Then write energy of electron in an orbit. So, 1 मिनट पीछे कर दो प्लीज. अगर टर्म 2 भी आपका एमसीक्यूज हुआ फिर तो ये किसी काम ही नहीं आने, क्योंकि सीबीएसई ने पैन इंडिया के हिसाब से डिसीजन लेने हैं, और इंडिया में अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो सीबीएसई तो सबको देख के चलेगी. तो फिर मेरे को लगता है टर्म 2 भी एमसीक्यूज ही कर देंगे वो. सब तो स्कूल में भी 2-2 पीरियड होंगे. हाँ, स्कूल में 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं. वैसे ही अगर स्कूल में 2 तो है, 3 प्री बोर्ड तो वैसे ही ले लेते थे. लास्ट ईयर नहीं हुए थे कोरोना के चक्कर में. अदरवाइज जब रेगुलर स्कूल लगता 2 प्री बोर्ड तो हर स्कूल ही लेता था. अब हमारे भी से 11 सितंबर से मतलब ये हाफ ईयरली है, उसके बाद फिर अक्टूबर में प्री बोर्ड है पहले टर्म. पर टर्म 1 ध्यान से देना, मतलब सारे लोग
खास करके अगर किसी का प्लान बाहर जाने का है तो टर्म 1 के मार्क्स पे एडमिशन मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। So energy of electron in an orbit. Basic concept same. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास मूव करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब mv² बार को किसके साथ इक्वेट कर दूं, kze² के साथ। सो वहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k(q1q2)r। तो हम सिंपल ले रहे हैं न्यूक्लियस पे इनिशियली, मतलब बिकॉज बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो लिथियम पॉजिटिव, लिथियम डाई पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस पे तो चार्ज ज्यादा हो सकता है ई से। सो हम ले रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ही है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो उस अकॉर्डिंगली ड्राइव करेंगे। लास्ट में हाइड्रोजन एटम लेना है तो जेड को 1 पुट कर देंगे। सो कैन इट कंसिडर इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड, consider electron moving around the nucleus, consider electron moving around the nucleus of charge, nucleus having charge Ze, electron moving around the nucleus having charge Ze. In fixed radius, because Bohr's model है तो radius should be fixed in fixed radius. The centripetal force required, the centripetal force required to move in circular orbit, the centripetal force required to move in circular orbit is provided by, centripetal force required to move in circular orbit is provided by electrostatic force, electrostatic force of attraction between nucleus and electron, that is potential energies. Total energy of electron और आर की वैल्यू कल क्या निकाली थी, सो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी हैं एक्सेप्ट कांस्टेंट टर्म्स? इसमें कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं? एन जेड और एन को छोड़ के बाकी सारी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको नोट कर दो, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। इसी से हम एनर्जी निकाल सकते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स की फॉर हाइड्रोजन एटम। ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। N2 है तो एमसीक्यूज में काम आने वाली है। और इसी से हमने लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन किया था।
स्पेक्ट्रल सीरीज में जो फॉर्मूला था आपका R1/n1² - 1/n2², वो किसकी वैल्यू थी? स्पेक्ट्रल सीरीज में जो आपने रिडबर्ग्स फॉर्मूला लिखा था, दैट इज फॉर्मूला फॉर mu bar. वेव नंबर का नहीं था, 1/λ। Yes, sir. Yes, sir. 1/λ R 1/n1² - 1/n2²। तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट की जगह हम पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम बाद में कर देंगे कि अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z1 है तो फिर वो फॉर्मूला। और रिडबर्ग्स फॉर्मूला मतलब ये जैसे हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया -4π² k² z² E4m/n²h²। तो हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल लिया। अब हम सिर्फ ये करेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n1 to n2, तो एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इज E2 - E1 h nu। तो वहां पुट कर देंगे तो यू विल गेट द रिडबर्ग्स फॉर्मूला। ये कर लिया नोट यहां तक? So next is Rydberg's formula. Rydberg's formula for spectral series. So you can read according to Bohr's model of an atom. According to Bohr's model of an atom, whenever electron makes transition, whenever electron makes transition from one orbit to another, from one orbit to another, the energy will be emitted or absorbed such that E2 - E1 is equals to h nu. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने। h nu can be written as hc/λ। हमने 1 मिनट, एनर्जी का फॉर्मूला 2π² होता है। हमने कहीं मैथमेटिकली गलती किया, दिस शुड बी 2π²। हमने कहीं 2 छोड़ा। हाँ, दिस इज 2r। ठीक कर लो इसको। नीचे वाला रिजल्ट ठीक है, बट दिस शुड बी बिकॉज हमने टोटल एनर्जीज -kZe²/2r था, वो सिर्फ r की वैल्यू पुट की थी, 2 नहीं पुट किया था। इसको करेक्ट कर लो फॉर्मूला को। तो यहाँ पे भी वही आएगा। एक बार थोड़ा सा बैक कर दो प्लीज। क्या चीज? एक बार थोड़ा बैक कर दो। सिर्फ 4π² की जगह 2 आना है। हमने यहाँ पे एक 2 मिस कर दिया था जब r की वैल्यू पुट की थी। तो न्यूमरेटर में 4π² नहीं आएगा, 2π² आएगा। ये नीचे वाला ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। जी सर, थैंक यू। तो 1/λ किसके इक्वल आ जाएगा?
हाइड्रोजन एटम है तो Z1, इसको बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट R। यहाँ पे भी E2 की वैल्यू है, बिकॉज मैं अंदर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर ले रहा हूँ, तो ये प्लस में ही है, बिकॉज E2 माइनस E1 लिखा था ना, तो N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर होना चाहिए था, तो इसलिए बाहर पॉजिटिव साइन कर दो, मतलब ये फॉर्मूला। मैं नेगेटिव साइन को कॉमन ले रहा, तो पॉजिटिव लिखोगे तो फिर ऐसे ही बनेगा N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला से काम आएगा आपके। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज, बिकॉज इस पे वो बहुत बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। Rydberg's constant is directly proportional to the mass, बिकॉज वो कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास चेंज कर दें तो रिलेशन में क्या चेंज आएगा। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो, एक बार ये बता दो पॉजिटिव कैसे आया। ये देखो ना, वैल्यूज E2 और E1 की वैल्यू पुट करो, मैं अगर बाहर लिखता हूँ 2 पाई स्क्वायर Z² E4m/h², तो अंदर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर आएगा ना, N2 वाली टर्म नेगेटिव है। ठीक है। तो क्या होगा केस को N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। लाइमन सीरीज कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम outer outer to first. Balmer is outer to second. Paschen is outer to third. Lyman, Balmer, Paschen, bracket outer to fourth. Fund is outer to fifth. Humphrey is outer to sixth. So अगर हम सबका फॉर्मूला लिखें, लाइमन सीरीज का फॉर्मूला क्या बनेगा? लाइमन सीरीज का 1/λ is in this lies in कौन सा रीजन होता है? UV Balmer is outer to second. So 1/λ is R. This is visible region.
This is infrared. ये लिखी हुई है ना केमिस्ट्री में भी ऐसी. This is also far infrared. So question repeat. सर क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या चीज? रिपीट हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन की जगह लास्ट Fine. Last is Humphrey. Again, far infrared. क्लियर है यहाँ तक? और आपने केमिस्ट्री में शायद एक फॉर्मूला पढ़ा और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम जैसे से फिफ्थ से Yes. थर्ड में आना है तो वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का? N minus 1 by 2. into n2 minus n plus 1. कौन सा फॉर्मूला? अगर मैं बोलूं से हाइड्रोजन एटम में द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस गिवन. थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n is equal to 4. From तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएंगी उसमें फिर स्पेक्ट्रा में? 6. फॉर्मूला 4 into 6 कैसे निकाली आपने? N minus 1 divided by 2. n into n minus 1 by 2. न्यूमेरिकल लिखो इस पे बेस्ड. वो इसके डिफेक्ट्स बाद में लिखते हैं, पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके. So you can write, it is observed that after emission of photon in Balmer series, after emission of photon in Balmer series from hydrogen atom, it is always followed by
बाल्मर सीरीज कौन सी थी? visible, n is equal to 2. Anything to do. आउटर टू सेकेंड, तो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेट स्टेबल होती है अनस्टेबल होती है. n is equal to 2 is excited state और ground state हाइड्रोजन एटम की. excited, excited state. It is always followed by transition from 2 to 1 because 1 है ground state, तो it is always followed by a photon of Lyman series. Find wavelength of second photon. Find wavelength of second एक बार photon. repeat कर दो. It is always followed by photon of Lyman series. Find wavelength of second photon. बाल्मर सीरीज तो कुछ भी हो सकते हैं आउटर टू सेकेंड, पर एक बार ही सेकेंड में आ गया तो लाइमन की ट्रांजिशन कौन सी होगी? सेकेंड टू 2 to फर्स्ट. 1. सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? n is equal to 2 के लिए एनर्जी कितनी लिखी थी? minus 3.1 3.4 माइनस electron volt. 3.4. माइनस 3.4 से माइनस 13.6 में आया तो कितनी एनर्जी एमिट की? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमने बताना है अगर एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट किया तो लैम्डा कितना. सो यू कैन राइट कंसेप्ट लिख लो पहले. फॉर ट्रांजिशन टू बाल्मर सीरीज, electron is in first excited state. Electron is in first excited state, that is n is equal to 2. Electron is in first excited state, that is n is equals to 2. It will jump back. It will jump back to the ground state. With the emission of photon in Lyman series, as electron makes transition from n is equal to 2 to n is equal to 1. As electron makes transition from n is equal to 2 to n is equal to 1. So कर दो सॉल्व इसको. एनर्जी एमिटेड आपको पता है, एनर्जी एमिटेड इज -3.4 माइनस -13.6. तो लैम्डा कितना हो जाएगा? (10.2 electron volt is how many joules? So 1.6 into 10 raised to minus 19. Hc is Hc उल्टा लिख दिया है, बहुत गलतियां हो रही हैं. Hc/E. जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा ये टर्म तो हमेशा ही रहेगी. रफली होती है वैल्यू. वन टू 400, मतलब सारा सॉल्व करके, और ये जो आंसर आएगा दिस विल बी इन एंगस्ट्रॉम.
जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा दैट विल बी इन एंगस्ट्रॉम। मतलब ये शॉर्टकट होता है इस सारे का, इस सारे को सॉल्व करके। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 12431 अगर एग्जैक्ट याद रखनी है। बट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेनी है फिर, और द आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। बट एमसीक्यूज के लिए 12400 चल जाएगी आपकी वैल्यू। नेक्स्ट इज a 100 electron volt electron, a 100 electron volt electron collides with 100 electron volt electron collides with stationary helium positive ion in the ground state. And excites it to the higher energy level. After collision, helium positive ion emits 2 photons successively of wavelength 1085 angstrom and 304 angstrom. 10 सर सक्सेसिवली की बात क्या बोला था? Of wavelength 1085 angstrom and 304 angstrom. 1085 and 304. Calculate. सर एक बार रिपीट कर दो, सक्सेसिवली की बात क्या बोला था? वन ऑफ Of wavelength 1085 and 304 angstrom. Calculate the principal quantum number of excited state to which the atom is excited and electron energy after the collision and electron energy after the collision. So हमें बेसिकली दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन हीलियम पॉजिटिव आयन को हिट करता आके, तो हीलियम पॉजिटिव आयन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया. It jumps back to the ground state emitting 2 wavelengths, 2 photons successively. Successively मतलब एक साथ नहीं हुए, एक के बाद दूसरा. So 1085 and 304. तो हमने बताना है वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में गया था. n is equals to 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ पे. एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो उसको, बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन, इलेक्ट्रॉन ने अपनी कुछ एनर्जी हीलियम पॉजिटिव आयन को देगी, बिकॉज कोलिजन एटॉमिक स्केल पे है तो वी अज्यूम इट टू बी एनर्जी इज कंजर्व्ड. उसके पास टोटल एनर्जी 100 थी, कुछ उसने हीलियम पॉजिटिव को देगी, बाकी जो बची दैट विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन. तो हमने बताना है एक्साइटेड स्टेट कौन सी है. क्वेश्चन समझ आया? पूछा गया है? किसी को क्वेश्चन में नहीं समझ आया तो दोबारा पूछो. क्वेश्चन समझ आ रहा है? 2 वेवलेंथ्स देने का मतलब क्या है? 2 सक्सेसिव मतलब 2 अलग अलग ट्रांजिशन हो रही हैं. पहले आउटर से, मतलब मान लो अगर वो n = 6 में चला गया, तो हो सकता है पहली ट्रांजिशन हो 6 से 4, दूसरी ट्रांजिशन हो 3 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 12, 13 से 14, 15 से 16, 17 से 18, 19 से 20, 21 से 22, 23 से 24, 25 से 26 में चला गया. तो हो सकता है पहली ट्रांजिशन हो 6 से 4,
और फिर अगली ट्रांजिशन हो 4 से 1। तो हमें दिया है कि वो 2 ट्रांजिशन हो रही है ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, और उन दोनों के लिए वेवलेंथ दिया है। तो हमने बताना है कि वो कौन सी स्टेट से वापस आया। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, पहले ये देखो, सॉल्व तो तभी होगा। क्लियर। इलेक्ट्रॉन ने हीलियम पॉजिटिव को हिट किया, ये इसकी, और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया विद सम एनर्जी। इवन एनर्जी इसने इसको दे दी, फोटोन इसके इलेक्ट्रॉन्स को, और E2 इसके पास बचे। ये ग्राउंड स्टेट से जंप करके किसी स्टेट में चला गया n, ये हमने निकालनी है। से n1, तो इसने 2 ट्रांजिशंस किए हैं। लार्जर वेवलेंथ मींस स्मॉलर एनर्जी और लार्जर एनर्जी। लार्जर वेवलेंथ, स्मॉलर एनर्जी। तो पहले इसने एक ट्रांजिशन की है, n1 से n2 तक आया, और इसने एक फोटोन एमिट किया 1085 एंगस्ट्रॉम का। फिर ये यहाँ आया, इसने फोटोन एमिट किया 304 एंगस्ट्रॉम का। यही दिया हमें प्रोसेस। तो हमने इसकी वैल्यू बतानी है n1 की। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट फोटोन, वेवलेंथ दिया, एनर्जी कितनी है? अगर मेरे को एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस विल बी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी पीछे लिखा था ये फॉर्मूला मैंने, इसको सॉल्व करके देख लो क्या आता है। मेरे को वैल्यू बताना है इसकी कैलकुलेटर से करके। Similarly, energy corresponding to second photon in electron volt is, ये वैल्यू भी बताओ क्या आ रही है। इन दोनों की वैल्यूज देखना क्या आती है। 12431 by 1085 and 12431 by 304। 11.46 11.46। एंड दूसरी भी बताओ 40.8 कितनी? सर 40.8 40। सुना नहीं मेरे को, कोई और बताना। कितनी वैल्यू आ रही है? 40.89 40.8। 9 अब यहां से देखो, ये एनर्जी है 11.46 और ये एनर्जी है 40.8। तो हमने इलेक्ट्रॉन को टोटल एनर्जी कितनी दी है जो यहां से जम करके इधर पहुंच गया? इन दोनों का सम, टोटल एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन। This comes out to be 40.8 plus 11.4। ठीक है यहां तक। अब ये एनर्जी दी हमने,
तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी बची? E1 निकाल लिया मैंने, कितनी दी थी, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी लेफ्ट विद इलेक्ट्रॉन 47.8 100 माइनस 10। यहां तक क्लियर है? अब आप एक काम करो, ये इंटरमीडिएट स्टेज को छोड़ दो। अगर ये फोटोन डायरेक्ट आता तो कितनी एनर्जी इमिट करता? अगर ये फोटोन डायरेक्ट आए 52.2, और फॉर्मूला क्या था रेडबर्ग्स का, या एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E2 minus E1 is 52.2। एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर -13.6 z स्क्वायर बाय 1। हीलियम पॉजिटिव है तो z 2, तो z स्क्वायर इज 4। n की वैल्यू देखो यहां से क्या आती है, करो सॉल्व। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये स्टेप समझ आया ना सबको? कि अगर डायरेक्ट ट्रांजिशन हो रही है n से 1 तक, 5 देखना सॉल्व। क्या क्या आ रहा है? 5। यस सर 5 आ रहा है तो दैट मींस फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में चला गया वो। सर दूसरा वाला 2 आ रहा है क्या चीज? सर जो दूसरा एन है सर N1 की तरह शायद में 2 आ रहा है सर जो इंटरमीडिएट स्टेट से आ रहा है मतलब जहाँ से हाँ, वो इंटरमीडिएट स्टेट की तो जरूरत ही नहीं है ना, हमें पूछा ही नहीं था इंटरमीडिएट स्टेट के बारे में। पूछा, मैं यही पूछा था वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ओके तो हमें इंटरमीडिएट स्टेट की जरूरत नहीं है, वो एक स्टेप नहीं तो बढ़ जाएगा। क्लियर है सबको कैसे किया है? नेक्स्ट टू राइट। ये हमेशा स्कोरिंग चैप्टर रहता है। ये क्वेश्चन तो एडवांस के लेवल का हम बोलते हैं, जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर है। बिकॉज मेंस में तो जैसे इस बार ही क्वेश्चन आया था, फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट। तो सेकंड बोहर ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम? रेडियस का फॉर्मूला क्या था? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का फॉर्मूला n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर m स्क्वायर। तो हमें n इज इक्वल 1 के लिए पता है, एंड रेडियस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो सेकंड बोहर ऑर्बिट है तो 4 into 0.529 एंगस्ट्रॉम। यस जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देखो, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया यूजिंग रेडबर्ग्स फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का फॉर्मूला क्या लिखा था? r 1 - 1 by n स्क्वायर। तो 4 मतलब एक बार n को 2 लेके वैल्यू निकालनी है, फिर 3 लेके, 4 लेके, 5 लेके, कि 4 स्पेक्ट्रल सीरीज बतानी है। मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 2 to n is equal to 1, 3 to 1, 4 to 1 and 5 to 1। तो n की वैल्यू बदलनी थी, और वो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है कि 4 स्पेक्ट्रल सीरीज लाइमन सीरीज की बता दो कौन सी होंगी वेवलेंथ्स। सेकेंड रेट, ये नीट का प्रीवियस ईयर है। विच लेवल ऑफ doubly ionized lithium, which level of doubly ionized lithium has same energy as
has same energy as the ground state of hydrogen atom. Same energy as the ground state of hydrogen atom. Ground state of hydrogen atom की energy minus 13.6. minus 13.6 और डब्ल्यू आयनाइज्ड लिथियम की एनर्जी -13.6 Z² ये इक्वल तभी आएगी अगर Z² और N² इक्वल होंगे. Z3 है तो Nb3 होगा. So you can write energy of ground state of hydrogen atom is -13.6 electron volt, and for W ionized lithium energy is -13.6 Z²/N². So equate करके Z की N की वैल्यू निकाल लो. It comes out to be 3. हो गया सबका? अब सिमिलरली एक बार तो एनर्जी का है. एक बार उन्होंने कहा कि ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम है सेम ऑर्बिटल रेडियस एट ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन. ट्रिपली आयोनाइज्ड, अब रेडियस की प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर्स क्या थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z या Z²? Z². Z. रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू N²/Z. तो अगर वो बोल रहे हैं कि ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम और ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन का सेम रेडियस है, तो उनकी एनर्जीज कंपेयर कर दो. तो कर सकते हो. N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सिर्फ, बिकॉज N²/Z दोनों के लिए सेम है. मतलब N कितना होना चाहिए? R प्रोपोर्शनल टू N²/Z. तो अगर दोनों का रेडियस सेम है, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट और बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट, तो कौन सी स्टेट बनेगी? सेकंड स्टेट. N is equal to 2, फर्स्ट एक्साइटेड. फर्स्ट एक्साइटेड. तो N is equal to 2 में फिर आप एनर्जी निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के -13.6 Z²/N². तो अगर आपने प्रोपोर्शनैलिटीज याद रख ली ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. कि जितनी भी प्रोपोर्शनैलिटी है, फ्रीक्वेंसी की, स्पीड की, टाइम पीरियड की, एनर्जी की, रेडियस की, सो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर्स याद रख लोगे तो फिर ये न्यूमेरिकल इसी तरह के ही आने हैं इसमें. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं. नेक्स्ट टाइम पहले लिमिटेशंस लिखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, और एक टॉपिक शायद और जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी